हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो आप बहुत बढ़िया होंगे एकदम। और अपने बायोलॉजी एग्जाम की आप तैयारी में बिल्कुल डटे हुए होंगे और अच्छे से आपकी तैयारी हो रही होगी। लेकिन एक मुख्य आवश्यकता थी, एक बहुत जरूरी चीज थी कि मैं चाहता था कि आप लोगों को एक और सेशन के माध्यम से ये बता दूं कि कुछ बायोलॉजी के अंदर एनसीईआरटी क्लास 12th के जो डायग्राम्स हैं, जो महत्वपूर्ण डायग्राम्स हैं, उनको एग्जाम से पहले आप जरूर देख लेना। क्योंकि आप देखेंगे कि डायरेक्ट डायग्राम से क्वेश्चन जो बनते हैं, है ना, वो नहीं आपके छूटने चाहिए। इसीलिए आज के सेशन में लेकर आया हूं आपके लिए कंप्लीट एनसीईआरटी डायग्राम। ये पेपर में आएंगे, छोड़कर मत आना। राइट डियर, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर से लास्ट चैप्टर तक कौन कौन से ऐसे डायग्राम्स जो 1 नंबर के क्वेश्चन में, 1.5 नंबर के क्वेश्चन, मतलब वेरी शॉर्ट ऑफ टाइप, है ना, लॉन्ग टाइप, ऐसे टाइप के अंदर क्वेश्चंस जो है बन सकते हैं उन डायग्राम्स के साथ में। सो स्टार्ट करते हैं डियर। सबसे पहले आप देख रहे हैं यहां पर, अगर आपसे आपसे फर्स्ट जो चैप्टर है उसमें से पूछा जा सकता है, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन जो चैप्टर है उससे पूछा जा सकता है बहुत ही सरल सा एक डायग्राम, सरल सा। 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है, 1.5 नंबर में भी पूछा जा सकता है, और कहेगा कि पुष्प के एलएस, है ना, अनुदैर्ध्य काट, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन का आरेख द्वारा आरेखी निरूपण कीजिए, या आरेख बनाइए, या नामांकित चित्र बनाइए। तो आपको उसमें क्या है, एक पुष्प की लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन मतलब अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाना है, जिसके अंदर पुष्प के बाह्य चक्र, आवश्यक चक्र और सहायक चक्र, ये जो है आपको उसमें दर्शाने हैं। नाउ साथ ही साथ अन्य प्रश्न, नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है डायग्राम, नेक्स्ट जो डायग्राम आता है वो आता है कि आपको बताना है पराग कोश की संरचना या लघु बीजाणुधानी की जो काट है, एक परिपक्व पराग कोश की संरचना जो है उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। इसमें कौन कौन सी भित्तियां होती हैं, है ना, इनमें कौन कौन सी भित्तियां होती हैं। सबसे बाहर जो है एपिडर्मिस, सबसे बाहर एपिडर्मिस, फिर एंडोथीसियम, फिर मध्य परत, और उसके बाद में टैपिटम। इन सभी परतों के इन परतों को दर्शाता हुआ डायग्राम भी आपको पूछा जा सकता है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें डायरेक्ट पूछा जाएगा, एक प्रारूपी प्रतीप प्रकार के बीजांड का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये प्रतीप प्रकार का एक टिपिकल जो ओव्यूल है उसकी स्ट्रक्चर है, प्रतीप प्रकार के बीजांड की संरचना है, जिसके अंदर सारे भागों को आप दर्शाते हुए, है ना, फनिकल से लेकर सारे भागों को दर्शाते हुए आपको इसका नामांकित चित्र बनाना है। इसी प्रकार से नेक्स्ट आता है, क्वेश्चन में आता है, आपसे पूछा जाता है कि एक परिपक्व भ्रूण कोश या मादा युग्म कोद विद के विकास को आरेख द्वारा दर्शाइए। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से एक जो क्रियाशील या कार्यशील गुरु बीजाणु होता है, कार्यशील गुरु बीजाणु जो होता है, फंक्शनल मेगा स्पोर जो होता है, उस फंक्शनल मेगा स्पोर से किस प्रकार से एक परिपक्व भ्रूण कोश का निर्माण होता है, जिसमें 7 सेल, 7 कोशिकाएं और 8 न्यूक्लियस जो है उपस्थित होते हैं, 8 केंद्रक उपस्थित होते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट आप देखते हैं, एक परिपक्व भ्रूण कोश का आरेखी प्रस्तुतिकरण, डायरेक्ट पूछा जा सकता है, एक परिपक्व भ्रूण कोश का नामांकित चित्र बनाइए, है ना, स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो आपको उसमें ऐसा ये डायग्राम बनाना होगा। नेक्स्ट आता है, परागण किसे कहते हैं, वेलिशनेरिया में परागण को सचित्र समझाइए, या फिर डायरेक्ट प्रश्न आ सकता है, वेलिशनेरिया में जल परागण, है ना, वेलिशनेरिया में जल परागण को चित्र द्वारा दर्शाइए। तो आपको वेलिशनेरिया के अंदर जो है इस डायग्राम के माध्यम से आपको बताना है। राइट। इसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक द्विबीजपत्री भ्रूण विकास के चरणों को आरेख द्वारा दर्शाइए, जिसमें आप एक युग्मनज से स्टार्ट करते हैं और एक परिपक्व द्विबीजपत्री भ्रूण तक के सभी जो आरेख हैं, सभी जो डायग्राम हैं, उनको आप जो है एक चरणबद्ध तरीके से जो है समझाते हैं। राइट डियर। तो आप इसमें युग्मनज से आगे गोलाकार, हृदयाकार और परिपक्व भ्रूण को यहां दर्शाते हैं। राइट। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्त्री केसर के अनुप्रस्थ काट में पराग नलिका की वृद्धि को नामांकित चित्र द्वारा दर्शाइए। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से एक जो स्त्री केसर है उसके अंदर, पिस्टिल के अंदर या कार्पेल के अंदर किस प्रकार से पराग नलिका की वृद्धि को दर्शाया गया है। यू हैव अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डाइकॉट एम्ब्रियो, बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपका, एक द्विबीजपत्री भ्रूण की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। राइट।
इसी प्रकार से हो सकता है एक बीजपत्री के बारे में पूछ ले, है ना, हो सकता है एक बीजपत्री के बारे में भी पूछ सकता है कि एक बीजपत्री भ्रूण की संरचना की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए, जो कि एक घास के अंदर द्वारा भी दर्शाया जा सकता है। एक बीजपत्री में आप देखते हैं उसे घास जो है इसी के अंतर्गत आती है। नाउ नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट चैप्टर मानव जनन के अंदर आप देखते हैं वेरी वेरी क्लासिकल क्वेश्चन क्या आता है, नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र, शुक्रजन नलिका की आरेखी काट का एक दृश्य दर्शाइए। शुक्रजन नलिका की आरेखी काट को आप डायग्राम द्वारा दर्शाते हैं, याद रखना। नाउ इसके बाद में मादा जनन तंत्र, स्त्री जनन तंत्र कह दो या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा जनन तंत्र के बारे में भी आपसे प्रश्न में पूछा जा सकता है। मादा जनन तंत्र डायग्राम ही पूछा जा सकता है केवल, राइट। इसी प्रकार से स्तन ग्रंथि के आरेखी काट को नामांकित चित्र द्वारा दर्शाइए। तो इन डायग्राम्स को आपको देखते हुए चलना है। एक शुक्राणु, प्रारूपिक मानव शुक्राणु की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। तो मैं जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं उनको डायरेक्ट क्वेश्चन के रूप में फॉर्म करके आपके सामने रख रहा हूं। इसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है कि अंडाशय के आरेखी काट का दृश्य, है ना, अंडाशय की आरेखी काट को नामांकित चित्र बनाइए। तो ये डायग्राम आपको याद रखना है। सचित्र वर्णन भी पूछा जा सकता है। शुक्र जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस आप जानते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस शुक्र जनन का नामांकित चित्र, है ना। अंड जनन, oogenesis का नामांकित चित्र पूछा जाता है आपसे। आर्तव चक्र के दौरान विभिन्न घटनाओं को आरेखी निरूपण द्वारा दर्शाइए। आर्तव चक्र के दौरान, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान होने वाली घटनाओं को आरेख द्वारा दर्शाइए। यहां पर आप मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो घटनाएं होती हैं उनमें गर्भाशयी घटनाएं, है ना, अंडाशयी घटनाएं, अंडाशयी हार्मोन और पीयूष ग्रंथि के हार्मोनों को, और साथ में जो इसके स्टेप हैं, फर्स्ट रजोधर्म, दूसरा पुटकी अवस्था, तीसरा जो है वो बोलते हैं आर्तव प्रावस्था, और चौथी ल्यूटियल प्रावस्था जो है, इनको यहां पर दर्शाता हुआ ये डायग्राम आपको बनाना है, राइट। पूछा जा सकता है एक मानव अंडाणु की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। फिर नेक्स्ट जो है आप देखते हैं वंशागति का, जो वंशागति के जो सिद्धांत हैं, है ना, वंशागति और विविधता के सिद्धांत वाले चैप्टर में से आपसे द्विसंकर संकरण का आरेख, द्विसंकर संकरण का आरेख आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है। डाई हाइब्रिड क्रॉस का आरेख पूछा जा सकता है। इसके अंदर फिनोटाइप रेशियो लिख रखा है, आपको यहां पर जीनोटाइप जो रेशियो है उसको भी आपको लिख देना है। वो क्या होता है, 12 24 12 12 1, है ना, ये रेशियो भी आपको उसमें लिखना है, राइट। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मधुमक्खी में लिंग निर्धारण को आरेख द्वारा दर्शाइए। मादा मधुमक्खी जिसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या 32 और नर में होती है, नर जिसको ड्रोन कहते हैं, उसमें होती है 16, मतलब ये n होता है और ये 2n होती है। किस प्रकार से इसमें लिंग का निर्धारण होता है, ड्रोन किस तरह से बनते हैं, पू मधुप कैसे बनते हैं और मादा मधुप किस तरह से बनते हैं, है ना। ये अनिषेक जनन का एग्जाम्पल है, ध्यान रखिएगा, तो इसमें आपसे पूछा जा सकता है। फिर मानव वंशावली के विभिन्न प्रतीकों में से आप देखते हैं कि इनमें से हो सकता है पूरा पूछ ले और हो सकता है इसमें से कोई एक पूछ ले। जैसे मान लीजिए इसके बारे में पूछ लिया कि ये किसको दर्शाता है, ये प्रतीक किसको दर्शाता है, आप कहते हैं ये रिश्तेदारों के बीच मैथुन या समरक्त वाले जो व्यक्ति हैं उनके बीच में मैथुन को दर्शाता है। या इस तरह की स्थिति पूछ ली कि इस जो प्रतीक को दर्शाइए, प्रतीक किस चीज को दर्शाता है, आप कहते हैं इसमें नर प्रभावित या नर शिशु वाले जनक रोग से प्रभावित को दर्शाया गया है। मतलब इनमें माता पिता जो है वो रोग प्रभावित नहीं है, लेकिन उनकी एक संतान लड़का जो है वो रोग से प्रभावित है। इसी प्रकार से आप ट्रांसलेशन के बारे में जानते हैं, आपसे ट्रांसलेशन मतलब जिसे स्थानांतरण या अनुवादन कहते हैं, अनुवादन का आरेख आप ये देख रहे हैं किस प्रकार से राइबोसोम mRNA द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण, मतलब एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का संश्लेषण किया जाता है, उसका आरेख यहां पर दर्शाया गया है। इसी प्रकार से न्यूक्लियोसोम के अंदर हिस्टोन ऑक्टेंट एंड डीएनए, इन दोनों से मिलकर जो न्यूक्लियोसोम बनता है, इसका ये डायग्राम है। हर्शे एंड चेज का एक्सपेरिमेंट जिसके द्वारा जिन्होंने बताया था आनुवंशिक पदार्थ क्या है, आनुवंशिक पदार्थ डीएनए के बारे में बताया था। आनुवंशिक पदार्थ क्या है ना, उसका जो है एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था। तो ये आरेख भी आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, अब इसके बाद में आपने पढ़ा है लेक ओपेरॉन, लेक ओपेरॉन के अंदर
दो तरह की स्थितियां हैं, एक जब प्रेरक की अनुपस्थिति होती है ना, मतलब स्विच ऑफ को दर्शा रहा है, जब प्रेरक की अनुपस्थिति है उस स्थिति में क्या होता है, रिप्रेशर प्रोटीन या जो दमनकारी प्रोटीन है जाके सीधा ऑपरेटर से जुड़ जाता है और इस तरह से जो संरचनात्मक जीन है उनका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है। और दूसरी स्थिति प्रेरक की उपस्थिति में क्या होता है, जब प्रेरक उपस्थित होता है तो वो दमनकारी प्रोटीन से जुड़ जाता है, उसको इनएक्टिव कर देता है। ऐसी स्थिति में यहां पर आरएनए पॉलीमरेज जुड़ जाता है और आरएनए पॉलीमरेज के जुड़ने के फलस्वरूप स्ट्रक्चरल जीन का अनुलेखन होता है, इसे स्विच ऑन स्थिति कहते हैं। ओके, नाउ डीएनए की अर्ध संरक्षी प्रकृति, किस प्रकार से जो डीएनए है उससे एक डीएनए स्ट्रैंड जो है पेरेंटल होता है और एक नया बनता है, उस स्थिति को यहां दर्शा रखा है। मैशेल्सन और स्टॉल के द्वारा डीएनए की अर्ध संरक्षी प्रकृति को किस प्रकार से समझाया गया था, वो भी आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है इसी तरह से, राइट। नाउ डीएनए रेप्लिकेशन की जो द्विशाख है ना, द्विशाख के बारे में पूछा जा सकता है कि प्रतिकृति द्विशाख का नामांकित चित्र बनाइए। अनुलेखन इकाई क्या है, अनुलेखन इकाई क्या है, अनुलेखन इकाई के अवयवों के बारे में बताइए। तो अनुलेखन इकाई के अवयव में कौन होते हैं, प्रमोटर होता है, दूसरा समापक होता है और इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, संरचनात्मक जीन पाए जाते हैं। तो अनुलेखन इकाई का चित्र बनाना है, इसमें आपको टेम्पलेट स्ट्रैंड के बारे में है ना और कोडिंग स्ट्रैंड के बारे में और दूसरे अवयव जो हैं उसमें उन्नायक मतलब प्रमोटर, संरचनात्मक जीन, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर को यहां पर दर्शाते हुए नामांकित चित्र बनाना है। नाउ बहुत ही क्लासिकल है, लगातार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि बैक्टीरिया में अनुलेखन की प्रक्रिया को समझाइए। तो बैक्टीरिया में अनुलेखन की प्रक्रिया में आप इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन, इन तीनों स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप नामांकित चित्र द्वारा बैक्टीरिया में अनुलेखन को समझा देते हैं। इसी प्रकार से यूकैरियोट्स में भी अनुलेखन को नामांकित चित्र द्वारा दर्शाया जा सकता है, जिसमें सबसे पहले कैपिंग को दर्शाते हैं, है ना। एचएमआरएनए के अंदर कैपिंग होती है, कैपिंग के बाद में पॉलीएडिनाइलेशन, पुच्छन होता है, टेलिंग होती है ना, एंड लास्ट में आरएनए स्प्लाइसिंग होती है और आरएनए स्प्लाइसिंग के फलस्वरूप यहां पर एमआरएनए का निर्माण होता है। आगे देखिएगा, मानव जीनोम परियोजना का आरेख है ये डायग्राम में मानव जीनोम परियोजना को दर्शाया गया है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपका सामने प्रश्न है, मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र को समझाइए। मानव परपोषी में और मच्छर परपोषी के अंदर, दोनों के अंदर ये अपनी साइजोगोनी याद रखना, मतलब अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन को किस प्रकार से दर्शाता है। तो ये जीवन चक्र आपसे एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रतिरक्षी अणु की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। प्रतिरक्षी अणु की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। फिर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पश्च विषाणु रेट्रोवायरस, एचआईवी वायरस जो होता है, एचआईवी वायरस की जीवन चक्र, एचआईवी का जीवन चक्र आपसे पूछा जा सकता है और ये जीवन चक्र आप इस डायग्राम के अंदर रेट्रोवायरस के रेप्लिकेशन के द्वारा देखते हैं। इसी प्रकार से विभिन्न पोषण स्तरों में होता हुआ ऊर्जा प्रवाह को आरेख द्वारा दर्शाइए, क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, राइट। चलिए आगे, अब इसके बाद में आप बात करते हैं पारिस्थितिकी पिरामिड। पारिस्थितिकी पिरामिड, अब पारिस्थितिकी जो पिरामिड है, इन पारिस्थितिकी पिरामिड में आपसे क्या क्वेश्चन बनता है, जैसे यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है सीधा, एक घास के मैदान के पारिस्थितिकी तंत्र का पिरामिड को दर्शाइए। आपको घास जो मैदान है, घास का ग्रास लैंड जो है, उसके अंदर आपको बताना है कि इस संख्यात्मक पारितंत्र को दर्शाना है। संख्यात्मक देखते हैं कि इसमें प्राथमिक जो उत्पादक होते हैं सबसे ज्यादा होते हैं, जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाते हैं उनकी संख्या कम हो जाती है और ये सीधा पिरामिड आपको प्राप्त होता है। इसी प्रकार से जैव मात्रा का पिरामिड पूछा जाता है आपको, कहां पर, एक दलदली पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर जैव मात्रा के पिरामिड को आरेख द्वारा दर्शाइए। इसी प्रकार से पूछा जाता है कि एक और क्वेश्चन ध्यान देना, खड़ी फसल मतलब एक जल तंत्र के अंदर मान लो, है ना, जलीय पारितंत्र के अंदर आपको बताना है कि यहां संख्या का पिरामिड कैसा होगा। तो आप देखते हैं जल पारितंत्र के अंदर संख्या का पिरामिड उल्टा पाया जाता है ना। इनकी संख्या कम है, उत्पादक की संख्या, और इनकी संख्या यहां पर ज्यादा देखने को मिल रही है, राइट। जैव मात्रा, मैंने जैव संख्या बोला, जैव मात्रा, सॉरी, ये याद रखना, जैव मात्रा का है, बायो याद रखना, जैव मात्रा का पिरामिड, याद रखना। जैव भार का भी पिरामिड हो सकता है, जैव भार या जैव मात्रा कह सकते हैं। तो जैव मात्रा का पिरामिड उल्टा होता है, किसके अंदर, एक जलीय पारितंत्र में, जलीय पारितंत्र में ध्यान रखना, जलीय पारितंत्र में जो जैव भार का पिरामिड होता है, जैव भार का पिरामिड कैसा होता है, आप कहते हैं जैव भार का पिरामिड उल्टा होता है।
कैसा होता है, उल्टा होता है। ध्यान रखना, इनका जो है वजन, जो पादप प्लवक होते हैं, ये यहां पर पादप प्लवक हैं, पादप प्लवक ये कम मात्रा में है, जबकि जंतु प्लवक जो होते हैं वो ज्यादा मात्रा में, मतलब उनका भार जो होता है ज्यादा होता है। चलिए, इसी तरह से ऊर्जा के पिरामिड को लेकर आ सकता है। ऊर्जा के पिरामिड को उदाहरण द्वारा समझाइए। आप देख रहे हैं किस प्रकार से ऊर्जा के पिरामिड हमेशा सीधे होते हैं, क्योंकि जो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जाते हैं तो केवल और केवल 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, 90% एनर्जी जो है उसका हाश हो जाता है। तो ये पिरामिड हमेशा कैसे होते हैं, सीधे होते हैं, इसीलिए इनको आदर्श पिरामिड कहा जाता है। ऊर्जा का एक आदर्श पिरामिड, देखो ऐसा आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाउ नेक्स्ट देखिएगा, मानव समष्टि के लिए आयु पिरामिडों का निरूपण। ये बढ़ती हुई जनसंख्या को दर्शा रहा है, ये स्थिर जनसंख्या को दर्शा रहा है, और ये घटती हुई जनसंख्या को दर्शा रहा है। समष्टि वृद्धि वक्र है ना, चक्र या वक्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसमें दोनों प्रकार के चर घातांकी और जो है लॉजिस्टिक जो है, दोनों प्रकार के यहां पर आपके सामने दे रखे हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज को, राइट। अब नाउ समझ लेना इस चीज को, आपके लिए एक इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। उत्कर्ष लेकर आया है होली हंगामा, और इस होली हंगामे में आपको मिलने वाला है उत्कर्ष क्लासेस द्वारा सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर जो है अप टू 90% की छूट मिलने वाली है, डिस्काउंट मिलने वाला है। और ये केवल और केवल 2 दिन, अंतिम अब 2 दिन शेष रह गए, इसके लिए अंतिम 2 दिन शेष रह गए हैं। तो जल्दी से आप एनरोल कीजिए उत्कर्ष ऑनलाइन ऐप में और फटाफट से कोर्स परचेज कर लीजिए। साथ ही साथ में आपको मैं ये भी बता देता हूं कि न्यू एकेडमिक सेक्शन 2024-25 के अंदर हिंदी इंग्लिश मीडियम के सभी, हिंदी मीडियम हो इंग्लिश मीडियम हो, साथ ही साथ में सीबीएसई, आरबीएसई, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, इन सभी बोर्ड्स के कोर्सेज पर ये 90% तक का डिस्काउंट जो है एप्लीकेबल है। और इसमें क्लास 6 to 8 को मिलने वाला है केवल और केवल 1600 रुपए में, और 9th और 10th का जो ये ऑनलाइन कोर्स है ये मिलेगा केवल 2500 रुपए में, और 11th और 12th आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस ये कोर्स केवल और केवल आपको मिल रहा है 3000 रुपए में। तो अब देरी किस बात की। थैंक यू सो मच।